हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, जैसे आप सबको पता है लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पहले आपको इस पेपर को लगा के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो टीसीएस जो है वो मैथ और रीजनिंग वाले पेपर का लेवल थोड़ा अलग टाइप का सेट कर रहा है। तो जो अलग अलग पेपर आपके आए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। देखिए, टोटल पेपर हुए हैं 6 दिन पेपर हुआ है, एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ है, लगभग 18 पेपर आपके हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 12 जून को जो पेपर हुआ था लेवल 5 का, उसके मैथ वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। पहले मैथ वाले को करा लेते हैं, अगर आपकी डिमांड होगी तो रीजनिंग वाले को भी सॉल्व करा देंगे, क्योंकि मेरे पास अब पेपर आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 में, तो अब आने वाले में आपका ग्रुप डी का पेपर है, वो आपको पता है लेवल 1 का ही पेपर होना है। तो इस पेपर को भी देख लीजिए, प्लस 2018 का जो पेपर है उसके हम मॉक टेस्ट को करा रहे हैं, पेपर के माध्यम से ही आपका मॉक करा रहे हैं। तो जो आपका प्रीवियस पेपर आया है उसी का 3 मॉक करा चुके हैं, 3 सेट लगभग आपका लगा चुके हैं मैथ वाले को। उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। लेवल 6, लेवल 4 का भी पेपर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। आज का मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे लेवल 5 के मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिश्रण के 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1। दूसरे मिश्रण के 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:2। दोनों मिश्रण में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर आपको निकालना है। मतलब दोनों मिश्रण में जो दूध है उनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। पहले क्वांटिटी कितनी दे रखी है, पहली वाली भी 90 है, दूसरी वाली भी 90 है। दोनों में मिल्क और वाटर का आपको रेशियो दे रखा है। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1, दूसरे में है 3:2। अगर आप देखोगे तो दोनों के मिल्क का, तो मिल्क इसमें कितनी है, 4 यूनिट है। टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/5। और मिल्क इसमें कितना है, 4 यूनिट, तो 4 से गुणा कर दो। अब आपको डिफरेंस निकालना है। ये भी अगर देखोगे तो टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90/5 इंटू इसमें मिल्क कितना है, 3 यूनिट। तो 3 से आप यहाँ गुणा कर दो, दोनों का आपको डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 90/5 और 4-3। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 5 से अगर 90 को काटोगे, 18 बच्चे कितना होता है, 90। तो 18 लीटर उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है दूध का। तो आप सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में आपका दिया 18 लीटर, इसको टिक करिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 17, उनके वर्गों का योगफल आपको दे रखा है 157। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल आपको पूछा है। तो दो संख्याओं के घनों का योगफल x² + y³ आपको पूछा है, x + y आपको दे रखा है। अब यहाँ से x² + y² भी आपको दे रखा है, इसका भी वैल्यू दिया है। आपको क्या निकालना होगा, x और y की वैल्यू। x और y अगर आप फाइंड कर लेते हो तो इस वाले इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपका x³ + y³ आपका आ जाएगा। अब x और y आप कैसे फाइंड करोगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ये है लॉन्ग मेथड, लेकिन शॉर्टकट से कैसे करोगे वो भी हम आपको बताएंगे। x + y कितना दे रखा है, 17। आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका 2xy की वैल्यू जो आएगी उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे, xy की वैल्यू आ जाएगी। फिर x³ + y³ में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको एग्जाम में कैसे करना होता है, देखो संख्या का योगफल कितना दिया है, x + y कितना है, 17। और वर्गों का योगफल दे रखा है x² + y² कितना है आपका, 157। 157 स्क्वायर है, इसका मतलब एक संख्या जो है आपकी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 प्लस कितना है, 57। ठीक है, तो एक संख्या क्या है आपकी 10 से बड़ी होगी और दूसरी वाली उसी हिसाब से रखी जाएगी। तो पहली संख्या को हम 10 से बड़ी रखते हैं, कितना होगा, 11 + 6 कितना होता है, 17। अब 11 का स्क्वायर करें और 6 का स्क्वायर करें तो 157 इसमें देखिए आता है कि नहीं। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 + 6 का स्क्वायर होता है 36। 121 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1, देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 157 आपका आ गया। तो ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब आपको पूछा है x³ और y³ निकालना है, वो भी x³ + y³। तो 11 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अब यहाँ पे आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, आप यूनिट डिजिट देखोगे तो यहाँ आंसर में 1 का 7 है, 1 का 4 है, 2 में है 1 1। अगर यूनिट डिजिट आपका 1 आता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी भी यूनिट डिजिट 4 या 7 आता है तो डायरेक्ट आपका वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 11 का क्यूब करोगे, यूनिट डिजिट में आएगा 1 प्लस आगे कुछ भी वैल्यू आएगी, प्लस यहाँ पे क्यूब करोगे 6 6 के 36, फिर
6 का गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पे आएगा 6। तो जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगा उसके लास्ट वाले पद पे कितना आएगा, 1 + 6 कितना आएगा, 7। इसमें देखोगे तो 7 इसी में आया है, बाकी आप पूरा क्यूब करके भी देख सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। तो 1547 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यूनिट डिजिट से आपका थोड़ा तेज आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का स्थान राहुल और सृजा के बीच है। सृजा का स्थान शीर्ष से कितना है, सृजा का स्थान शीर्ष से है 14th, और सृजा और राहुल के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर राहुल बैठा है और राहुल का स्थान नीचे से कौन सा है, 7th, नीचे से इसका है 7th। ठीक, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दो कंडीशन इसमें होती है, एक तो ओवरलैपिंग की होती है, लेकिन अगर आप आंसर को देखोगे तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा की वैल्यू है, और 7 और 14 कितना होता है, 7 14 होता है 21। तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा ही वैल्यू है, तो ओवरलैपिंग वाला है कंडीशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिंपल वाला कंडीशन है। एक आदमी का एक ही बार रैंक बताया है, तो टोटल रैंक कितना हो जाएगा 14। बीच में कितने लोग हैं 4, और प्लस नीचे कितने हैं, नीचे से राहुल का रैंक है 7। तो 7 14 कितना, 14 4 18, 18 7 कितना हो गया आपका 25। टोटल कितने लोग हैं, 25 बच्चे उसमें कक्षा में मौजूद हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 6y² - 3y + 6 = 0, तो समीकरण के दो मूलों का गुणनफल आपको निकालना है। कोई भी समीकरण होता है उसका जो देखो ax² + by² + c बराबर कितना होता है 0। अब इसके मूल क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और अगर आप पूछे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अगर यहाँ पे आप कंपेयर करोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणनफल ही तो पूछा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, 6/6 कितना हो गया 1, 1 आपका राइट आंसर होगा। वहीं पे अगर योगफल पूछ देता तो -b/a, -b कितना है 13 है ही, -13 b की वैल्यू -13 है, और माइनस पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 13, और a कितना है 6। अगर आप देखोगे तो आंसर में 13 और 6 भी दिया है, जो कि आपके दोनों मूलों का योगफल है। आपको पूछा था गुणनफल, गुणनफल कितना होता है c/a, आपका 6/a 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। एक वृत्त की दो जीवा है ए बी और सी डी, वृत्त के बाहर बिंदु एफ को पर प्रतिच्छेदित करती है। अब इसके बाद है ए एफ की लंबाई दे रखी है और बी एफ की लंबाई दे रखी है, सी एफ की भी लंबाई दे रखी है। अब यहाँ पे आपको सी डी की लंबाई फाइंड करनी है। फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पे है सी डी की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप एक सर्किल बनाइए। ठीक, बोला है इसकी दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं। ये कोई पॉइंट है एफ, यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। ये जीवा है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आपको दे रखा है ए एफ की लंबाई, यहाँ पे दे रखा है ए एफ की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 12, और वहीं बी एफ की लंबाई आपको दे रखी है 4, और यहाँ पे सी एफ की लंबाई, पूरी लंबाई आपको दे रखी है कितनी 16। आपको पूछा है सी डी की लंबाई, ये लंबाई आपको पूछा है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या होगा, वृत्त की कोई भी जीवा अगर किसी बाहर वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो टोटल लंबाई कितना है ए एफ इंटू जीवा जो एक्सटेंड की गई है उसकी लंबाई कितनी है बी एफ, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई यहाँ पे देखोगे सी एफ इंटू डी एफ। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे, ए एफ की वैल्यू है आपका 12 गुणित बी एफ की वैल्यू है 4 और सी एफ की वैल्यू है आपकी 16, और डी एफ की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। डी एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 4 से काटोगे 4 बार में, और ये हो जाएगा 3। डी एफ की लंबाई 3 आ गई। ये लंबाई अगर 3 है, टोटल लंबाई 16 है, तो ये वैल्यू आपकी नहीं फाइंड हो जाएगी। 16 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 16 में से 3 घटाओगे आपका आएगा 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी, किसकी सी ओ डी की लंबाई आ जाएगी। आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना था यहाँ पे, उससे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है। तो 30 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जो संख्या आपके 10 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए। 10 के लिए कंडीशन क्या है, आखिरी में 0 आना चाहिए। 3 के लिए कंडीशन क्या है, समेसन टोटल नंबर का 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अगर आप जोड़ोगे इसमें 3 4 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 6 कितना होता है 12 6 18, 18/3 करोगे, ये 3 से आपका विभाज्य हो जाएगा। तो
तो ये संख्या आपकी 3 से भी कटेगी, लास्ट में 0 है तो ये 30 से कट जाएगा। 10 और 3 दोनों से कट रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी को आप चेक कर सकते हो, जैसे इसको चेक करोगे 1 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 4 कितना होता है 10, 10/3 करोगे 3 से नहीं कटेगा, तो ये वैल्यू आपकी नहीं हो सकती है। बाकी को भी आप चेक कर सकते हो, तो पहला वाला ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। जहाँ भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं तो आपको पॉइंट में कहीं भी सॉल्व नहीं करना होता, अप्रॉक्सीमेट लेके करना होता है। जैसे 67.96 को आप क्या लिख सकते हो 68 प्लस 5.12 को आप क्या लिख सकते हो 5 माइनस 0.89 को आप लिख सकते हो 1, और बटे में कितना है 31.88, 31.88 को क्या लिख सकते हो 32। तो 68 प्लस 5 कितना हो गया 73, माइनस 1/32 अगर कोई घटाओगे कोई भी संख्या में से 1/32 घटाओगे तो काफ़ी माइन्यूट अंतर आएगा। और आपके ऑप्शन भी देख सकते हो 150 है, 48 है, 35 है और 73 है। तो ये वैल्यू जो भी आएगी आपकी 73 के आसपास ही वैल्यू आएगी, और आपका आंसर भी इसी तरह दे रखा है, तो 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ कम से कम 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आपसे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर आपको ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब जो भी संख्या उसमें बहुलता से आए वही उसका बहुलक होता है। बहुलता देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है 31, यहाँ पे 2 बार आया है, तो बहुलक यहीं पे हमको दिख गया कितना हो गया 31 हो गया। माध्यिका कैसे होता है, किसी भी टर्म को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए और उसके जो बीच वाला टर्म होता है वही उसकी माध्यिका होती है। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो देखो यहाँ तक तो हमारा पूरा सीरीज चल रहा है। देखिए 2 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 11 19 27 31 33, फिर इसके बाद ये वाला टर्म अगर आप देखोगे 16.5 14 और 10, ये हमारे सीरीज को क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनको हम पहले फिक्स करेंगे। 16.5 कहाँ आना चाहिए, 16.5 आपका आना चाहिए 15 और 16.5 के बीच में, 15 और 17 के बीच में कितना आएगा 16.5, और 14 कहाँ आना चाहिए 11 और 15 के बीच में कितना आएगा 14, और 10 कहाँ आना चाहिए 9 और 11 के बीच में क्या आएगा 10। अब इसमें टोटल टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 टर्म है। तो बीच वाला टर्म क्या कौन सा होगा, 8 टर्म इधर होंगे बीच, 8 टर्म इधर, तो 9th वाला जो टर्म होगा वही आपकी क्या होगी माध्यिका। 9th वाला टर्म अगर जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां टर्म कौन सा हो गया 14, तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई 14। दोनों के बीच का आपको अंतर पूछा था, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 17। 17 को टिक करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपके लेंदी भी थे, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता कि इतना तेज आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपका टिग्नोमेट्री का है, कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, और नीचे आपको वैल्यू दे रखा है। तो अगर आप देखोगे 45 प्लस थीटा दिया है, एक जगह 45 माइनस थीटा, अगर आप कोई भी वैल्यू याद करते हो या तो वो 30 में करते हो, 45 में करते हो और 60 में करते हो, तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जो जोड़ने पे 60 आए और घटाने पे 30 आए। तो 60 और 45 के बीच का अंतर कितना होता है 15, अगर हम थीटा बराबर कितना रख दें 15, ठीक, थीटा बराबर 15 रख के देखते हैं। थीटा अगर 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक। तो कॉस, अब उसको सॉल्व करते हैं, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना आएगा 4, ठीक। ऊपर वाला टर्म ये आ गया, नीचे क्या है कॉसेक का स्क्वायर 30, कॉसेक किसका होता है साइन का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, अगर स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4। अगर आप ऊपर देखोगे तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4 कितना हो गया ऊपर आएगा आपका 1, ठीक। नीचे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2, 2 -4, -4 बड़ा है तो यहाँ पे कितना आएगा -2, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और माइनस में, यही आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि निश्चित ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है 625,
और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 675 वार्षिक ब्याज का दर आपको निकालना है। 3 साल में वो कितना हो जाता है, थर्ड ईयर में कितना होता है 625, ठीक, और फोर्थ ईयर में कितना होता है 675। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा अगर आप निकालोगे तो 675 में 625 घटाओगे कितना 50। तो जो चौथे साल आपको 50 रुपये ब्याज मिला है वो किस पे मिला है, वो थर्ड ईयर के अमाउंट पे ही मिला है। थर्ड ईयर की अमाउंट क्या है 625, 625 पे आपको कितना रुपये मिला है 50 रुपये। तो आपको निकालना है CI परसेंटेज कितना हो जाएगा, इस पे ब्याज का परसेंटेज निकालना है। तो 50 आपको ब्याज मिला है, अमाउंट थर्ड ईयर कौन सी थी 625, 625 और आप 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। अगर 25 से काट दोगे 25 दूनी 50 और 25 पचे 25 इंटू 25 कितना होता है 625। अब ये 25 से 100 को काटोगे तो कितनी बार में जाएगा 4, 2 गुणित 4, तो आपका कितना हो जाएगा 8% उसका ब्याज था। सिंपल आपको क्या दिया था, 3 साल का आपको अमाउंट दिया था, चौथे ईयर का भी आपको अमाउंट दिया था। चौथे ईयर के अमाउंट में से तीसरे ईयर का अमाउंट घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिल गया। अब जो भी चौथे साल इंटरेस्ट मिलता है वो तीसरे साल के अमाउंट पे ही मिलता है। तीसरे साल का जो भी मिश्र धन है वो है 625, 625 पे 50 रुपये का आपको ब्याज मिला है। तो यहाँ से आप आराम से ब्याज निकाल लो, वो कितना आएगा 8%। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 57.6 किमी की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में आपको ज्ञात करनी है। तो अगर रेलगाड़ी की दूरी दे रखी है और आपको टाइम भी दिया है, चाल और मीटर पर सेकंड में निकालना है। दूरी कितना दिया है 57.6 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम गुणा कर देंगे, और बटे में कितना समय दिया है 48 मिनट, आपको सेकंड में निकालना है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यहाँ पे 6 से काटोगे, 6 नवैया 54 होता है, और फिर 36 बचेगा, छचा के 36, फिर 48 दूनी कितना हो गया 96, तो आपकी वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे जीरो, यहाँ दशमलव था, एक जीरो खत्म हो जाएगा, आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपका ईजी था, ऑप्शन 4 है 20। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। ए किसी कार्य के 12% भाग को, तो यहाँ पे दिया है ए 15% समय में कितना काम कर लेता है, वो आपका 12% काम कर लेता है। 15% समय में आपका काम कितना कर लेता है ए 12%। तो ए पूरे समय में कितना काम करेगा, ए 100% समय में कितना काम कर लेगा 12% बटे कितना हो जाएगा 15% इंटू 100। अब आप काटोगे तो 12 से कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 से काटोगे तो, और 5 से इसको काटोगे तो 20। ए पूरे समय में कितना काम कर रहा है 80%, 100% टाइम में वो 80% काम कर लेता है, और ए बी दोनों एक साथ काम किए हैं उतने समय के लिए। ए अगर 80% काम कर लेता है तो बी बचे हुए 20% काम को ही तो करेगा। बी कितना काम किया है, बचे हुए 20% का काम। ऑप्शन थर्ड बी आपको पूछा है, बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है, बी कार्य का 20% भाग पूरा करेगा, क्योंकि ए पूरे समय में 80% काम कर लेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में कितना हो गया है 22,494। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% हो तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि कितनी हो जाएगी 25,917 रुपये। तो निवेश की गई धनराशि आपको निकालनी है। देखो यहाँ पे 4% है और बाकी x में दिया है, दोनों आपको धनराशि दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 7 वर्ष में, 7 वर्ष में ये कितना हो जाएगा साधारण ब्याज पे, इसमें 7 का गुणा कर दोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7 वर्ष में x प्लस 4 के हिसाब से 7 इंटू एक्स प्लस 4, ये आपको कितना मिल रहा है 25,917। सेकेंड केस में क्या है आपका x% के हिसाब से 7 साल में x%, ये कितना हो गया था 22,494। ठीक, अगर आप इसको माइनस करोगे 7 चौक कितना हो गया 28, और ये तो कट जाएगा, बचेगा 28% की वैल्यू आपको यहाँ पे निकल जाएगी। दोनों को माइनस करिए, यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, और 11 में से 9 जाएगा बचेगा 2, और फिर इसके बाद 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4,
5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। 28% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 23। अब आपको क्या निकालना है? निवेश की गई धनराशि आपको ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू आपको पूछ रखी है, 28% आपको मालूम चल गया। 23 बटे कितना हो जाएगा? 28 इंटू 100। अब आपको सिर्फ कटपीट करना है। अगर 7 से काटोगे, 7 चौक 28 होता है, ऊपर काटोगे तो 7 पचे 35, तो पहली बार में 4 जाएगा, फिर इसके बाद आएगा 8, फिर इसके बाद आएगा, आप इसको एक बार भाग दे के देख लो कितना जाएगा। फिर बच गया है 3 आएगा आखिरी में, 7 9 63, 489। और फिर इसको आप 4 से काटोगे तो 4 से कितनी बार में जाएगा? 489 कितनी बार में होगा? एक तो आएगा, एक बार में चला जाएगा। 4 दूनी की 8 हो गया, फिर 9 है, 4 दूनी की 8, फिर बचेगा 1, फिर 4 दूनी 8, फिर बचेगा 5। फिर दशमलव को आप देख सकते हो, यहाँ पे दशमलव का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि सबकी वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। तो आप देखोगे 122.25 ये है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना था, देखिए 7 साल का आपको ब्याज दे रखा हुआ है। ब्याज के साथ आपका अमाउंट कितना है? 22,494 रुपये। दूसरे बार में x+4 का भी 7 साल में आपको दे रखा है 25,917। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हो, x+4 निकाल दोगे और नीचे रख दोगे x, लेकिन x+4 वो 1 साल का आपका ब्याज है। आपका दिया है 7 साल, सिंपल इंटरेस्ट में सीधे 7 से गुणा करोगे तो 7 से अंदर गुणा करोगे, ये आपका 28% आएगा। यहाँ पे अगर आप 4% करके करोगे तो आपका आंसर गलत होगा। 4% के हिसाब से 7 साल में कितना ब्याज बन जाएगा? 28%। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका 28% की वैल्यू आएगी। आप 28% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई आपको दे रखी है 2.6 सेंटीमीटर। घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। सिंपल, अगर आपको यहाँ पे फार्मूला आता है सीधे आप निकाल लोगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका भुजा कितना दिया है? 2.6, तो 6 इंटू 2.6 इंटू 2.6। अगर देखो 26 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 676 इंटू 6। अब 6 से गुणा करोगे, 6 के 36, बचेगा 3, 42, 42 3 कितना हो गया? 45, 4, 6 के 36, 4 कितना हो गया आपका? 40। यहाँ पे 40.56 आपका इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल, आपको यहाँ पे बस फार्मूला पता होना चाहिए। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई दी है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। अगला क्वेश्चन है आपका, आरोसी को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा कर दिया। उसे गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? 65.1। तो उसका सही गुणनफल क्या होना चाहिए था? देखिए, उसको करना था 2.4 से, लेकिन उसने गुणा क्या कर दिया है? 4.2 से। अगर मानते हैं कोई संख्या x है, इसमें हमने गुणा किया है 4.2 से, तो हमें क्या मिल गया है? 65.1। तो मेरा x ओरिजिनल कितना है? 65.1 में अगर हम 4.2 का भाग दे दें तो हमारा ओरिजिनल x आ जाएगा। अब हमें क्या गुणा करना था? 2.4 का, तो इसमें हम यहाँ पे 2.4 का गुणा कर देते हैं, x में 2.4 का गुणा कर देंगे तो अब मेरा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। x है तो यहाँ पे डॉट को ही आप इनटू समझिए। अब यहाँ पे आप गुणा करोगे तो 7 से काटो, 6 से काटते हैं, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42। ठीक, तो 7 से काटोगे 65 को, 7 9 63, और फिर बचेगा 21, 7 तरीके 21। 93 में 4 का गुणा करोगे, 3 चौके 12 और 9 चौके 36 और 1 37। ठीक, 37.2 आपका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक आपको दिया है 0.82, 0.802, 0.85, दशमलव इसमें सबसे बड़ी संख्या, और ये सीरीज़ दिया है, इसमें सबसे छोटी संख्या का गुणनफल आपको निकालना है। इसमें अगर आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.85, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.3, 0.03, 0.03 ही इसमें सबसे छोटी संख्या है। दोनों का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। सिंपल, आप इसको कैसे करोगे? 85 यहाँ कर लो, इंटू यहाँ कर लो 3, इंटू 10 के घाते यहाँ पे कितना है? 1 2, 2 अंक तक आपका गया -2, यहाँ भी कितना है? 2 अंक तक गया है, यहाँ भी कर लो आप -2। ये हो जाएगा 85 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 255
इंटू 10 के घाते कितना हो गया -4, -4 पे 1 2 3 और एक जीरो और बढ़ाओ और यहाँ पे लगा लो दशमलव। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 0.0255। अगला क्वेश्चन है आपका यदि 22.5 का 32% -2/3 इंटू √512 है और 3 है इंटू √81 बराबर y है, क्यूब रूट है यहाँ पे 512। अब आपको सॉल्व करना है। सिंपल कितना है 22.5, दशमलव आपको दिख रहा है और आपको बटे में करना है, तो इसको एक बार आप 45/2 कर सकते हो इंटू इसका 32% कितना हो जाएगा 32/100 -2/3। अब क्यूब रूट 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब इंटू 81 तो आपको पता है 9 का होता है। अब इसके बाद 3 से काट लो, ये 3 हो गया। अब 16 तिया 2 2 8 16 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, इधर 48 आ गया माइनस। अब यहाँ कट पिट करते हैं, 5 से काटोगे तो 9 बार में जाएगा और 5 से काटोगे तो 20 बार में चला जाएगा 100। इसके बाद 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 16, 16 नवैया 144/20, 144/20 कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 7 और 2 दशमलव लग जाएगा एक अंक पे। 48 में से 7.2 करोगे माइनस करोगे तो पहले तो माइनस आएगा क्योंकि 48 बड़ा है। इसके बाद इसमें से अगर माइनस करोगे तो 0.8 ठीक, और यहाँ पे आएगा 0 और 4, 40 -40.8 आपका राइट आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन करना था, थोड़ा आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार आपका सिंप्लीफिकेशन गलत होता है तो काफ़ी टाइम ले लेता है। 90 किमी पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको दे रखा है 90 किमी की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में, और प्लेटफार्म को पार करती है 65 सेकंड में। तो पहले 18 सेकंड में उसने अपने आप की दूरी को तय किया है, ट्रेन की दूरी, और 65 सेकंड में उसने ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी को तय किया है। तो इस 65 सेकंड में वो 18 सेकंड तो खुद की दूरी तय किया है, तो 65 में से 18 घटाओगे तो 47 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार किया है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 18 सेकंड में वो खुद की दूरी पार करता है और 65 सेकंड में पूरे प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो प्लेटफॉर्म में अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी को पार किया है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 47 सेकंड लगा है। अब आपको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। आपको रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हुई है 90 किमी पर आवर को आप करोगे 5/18 इंटू आपको दिया है प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार किया है 47 सेकंड। अब आप करोगे 18 × 25 कितना होता है 90, फिर 25 इंटू 47, तो 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, यूनिट डिजिट पे देखिए आखिरी में आ रहा है 5, यूनिट डिजिट यहाँ सबका सिर्फ 5 वाला एक ही है, बाकी सब में 0 0 आ रहे हैं। यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप 25 और 47 का गुणा भी करके देख सकते हो, 1175 ही आएगा। अभी हम कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर चुके हैं, 1175 ही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5% के लिए निवेशित एक धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि ₹9800 और समान दर पर 10 वर्ष के लिए आपका 12,600 रुपये, दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करिए। हिंदी थोड़ी काफ़ी खतरनाक इसमें लिखी है। सिंपल आपको दिया है 5 साल में आपका इंटरेस्ट के साथ कितना रुपये बन जाता है 9800 रुपये, और 10 साल में कितना बन जाता है 12,600 रुपये। तो आपको वार्षिक ब्याज निकालना है, तो 10 साल में आपका कितना बन गया है 12,600 रुपये, और 5 साल में कितना बना है आपका 9800 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 साल का ये है अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और 5 साल का अमाउंट है 9800 रुपये। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 5 साल का एसआई, 5 साल का एसआई आपको यहाँ पे आ जाएगा। एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 5 साल का, दोनों को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 0 में से 0 जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8, और 11 में से 9 जाएगा बचेगा 2। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2800 रुपये, और 5 साल का अमाउंट आपको दे रखा है, 5 साल का अमाउंट कितना दे रखा है 9800 रुपये। तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लोगे, आपको अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक, 5 साल का अमाउंट कितना दे रखा है 5800 रुपये,
और 5 साल का आपको इंटरेस्ट पता है, तो यहाँ से आप पहले प्रिंसिपल फाइंड करो। तो देखिए सबसे पहले अमाउंट कितनी है, 5800 रुपये आपको प्रिंसिपल निकालना है, माइनस 5 साल की एसआई कितनी है, 2800 रुपये। क्योंकि कोई भी अगर आप वार्षिक ब्याज निकालोगे परसेंटेज में, सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन को ही पी से हम दिखाए हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल देखोगे, इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7000 रुपये। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 7000 रुपये। अब 5 साल का एसआई कितना है, 2800 रुपये। तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, एसआई आपको परसेंटेज में निकालना है। 1 साल का एसआई 2800/5 कर दो, कितने बार में चला जाएगा, 5 × 5 = 25। फिर बचेगा आपका कितना, फिर बच गया आपका 25 3, तो ये हो जाएगा 6। 560 रुपये बटे आपका प्रिंसिपल कितना है, 7000 रुपये इंटू 100। अब आपका ये आ जाएगा परसेंटेज में, इससे ये कट गया। अब ये कितना, 5 5 × 8 = 56। तो 8% आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सा इसमें लेंदी था, आपको लैंग्वेज बस समझनी थी। लैंग्वेज में काफ़ी थोड़ा घुमा दिया था, बस लैंग्वेज समझ के करना था। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, आराम से आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है आपको, समेसन ऑफ 14 स्टूडेंट कितना दे रखा है, 20 kg। कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन कितना होता है, 2 kg कम होता है। कोई छात्र अगर छोड़ के जाता है, पहले तो 20 kg वो उसका वजन होगा, ठीक, प्लस छोड़ के जाने पे यहाँ पे वजन कम हो रहा है। बचे कितने लोग, 13 लोग बच गए। एक स्टूडेंट आपका चला गया, 13 लोग बचे हैं। औसत वजन में आपके 2 kg की कमी आई है। तो कुल 13 लोग में अगर 2-2 kg कम आएगा, टोटल 26 kg कम आया है। एक तो 20 kg उसका औसत है, प्लस 26 kg और वो कम कर दे रहा है। इसका मतलब जो बच्चा गया है उसका वजन कितना था, 46 kg। 46 kg उस जाने वाले बच्चे का वजन था। अगर इसमें से 46 kg वाला हटेगा तो सबका वजन क्या हो जाएगा, 2-2 kg कम हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। आरव लग रहा सचिव जी, देखा इन्होंने, आरव की मम्मी या आत्माराम की मम्मी। सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। तो यह है सुधीर, यह है आरव, ठीक। 4.5 का मतलब क्या है, 9/2। सुधीर अगर 9 काम करता है, आरव कितना करेगा, 2 काम करेगा। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 4.5, तो आरव 1 काम करेगा। तो 4.5 को हम 9/2 लिख लिए हैं। यदि वो किसी एक कार्य को करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, एक साथ कार्य करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11 प्लस कितने दिन काम किए हैं, 8 दिन काम किए। टोटल कितना काम करेंगे, वो एक साथ काम करने पे 88 काम करेंगे। आरव को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। आरव की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 2। 88 काम को कितने दिन में कर पाएगा, 44 दिन में। 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना था। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी आपको दे रखी है 1200 किलोमीटर, 1200 किमी हो गया। यदि वो 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज़ से तय करता है, तो रवि द्वारा हवाई जहाज़ से तय की गई दूरी कितनी है। 25% यहाँ पे कर लिया, 25-15 कितना हो गया, 40, 40 और 30 कितना हो गया, 70%। 70% दूरी वो पैदल, बस और रेलगाड़ी से तय करता है। तो 70% में शेष कितना बचा है, 30% दूरी वो हवाई जहाज़ से तय करता है। यही आपको पूछा गया है, हवाई जहाज़ से तय की गई दूरी। तो 1200 का 30% कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12×3 कितना होगा, 36, 360 किमी वो हवाई जहाज़ से यात्रा किया है। 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर कितना है, 33 मीटर, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए सिंपल, 2 रेसिंग ट्रैक हैं, एक का क्या है रेडियस R1 है, एक का रेडियस क्या है R2 है। दोनों के परिधि का अंतर दिया है, ठीक है। तो R1 - R2 ही क्या हो जाएगी रेसिंग ट्रैक, ये जो चौड़ाई पूछ रखा है, R1 - R2 क्या हो जाएगा, टी आपसे पूछ रखा है। दोनों का परिधि कितना हो जाता है, 2πr R1 - 2π R2। तो अगर आप कॉमन लिखोगे 2 × पाई को आप लिख दो 22/7,
R1 माइनस R2 को हम लिख देते हैं यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, टी आपको फाइंड करना है और आपको अंतर कितना दे रखा है 33। तो अगर आप काटोगे 11 से तो ये 3 बार में चला जाएगा और ये जाएगा 2 बार में, और 7 का गुणा करोगे उधर तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 के 21/4। आपका यहाँ पे आंसर बटे में दिया है, 4 से भाग दोगे तो 5, 1 बचेगा, 5 सही 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल आपको मोटाई पूछी थी, मोटाई कितना हो जाएगा R1 माइनस R2। तो परिधि कितना होता है एक बार आपको लिख भी देते हैं, 2πr1 माइनस 2πr2। तो हमने ये डायरेक्ट कैसे लिखा है, कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो जाए, तो यहाँ से हमने 2π कॉमन लिया है, अब यहाँ लिख दिया है R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 को आप क्या लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे टी लिख दिया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 61,600 स्क्वायर सेंटीमीटर, गोले का आयतन आपको क्यूबिक मीटर में, सेंटीमीटर में आपको दे रखा है, फिर आपको मीटर में पूछा है, तो आप यूनिट का भी जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर में है, आपसे पूछ रखा है मीटर में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। 4π को हम सीधे यहीं पे लिख लेते हैं, 4×22/7 इंटू r² बराबर कितना है 61600। अगर इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 पच्चे 20, 4 चौके 16। फिर इसके बाद अगर हम इसको 22 से काटते हैं तो 22 को पहले 2 से काट लेते हैं, 11 होगा, फिर ये जाएगा 7 7, फिर 11 से काटेंगे तो 7 बार में, तो यहाँ से r² की वैल्यू आ रही है 7 × 7, तो ये r की वैल्यू यहाँ से आ गई है 7, r की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है। अब इसके बाद r की वैल्यू हमने निकाल ली है 7, ये वैल्यू आ रही है आपकी सेंटीमीटर में, अब हमको निकालना है मीटर में, मीटर में है और वहाँ पे 2 जीरो और आएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। 2 जीरो को हमने छोड़ दिया था, तो देखिए वो था 4900, तो r² बराबर 4900 है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 70 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसके बाद आपको निकालना है गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3, पाई को हम लिखते हैं 22/7 इंटू, अब r कितना हो गया 70 × 70 × 70, ये सेंटीमीटर है, मीटर को करने के लिए क्या करना है 100 100 100, ठीक। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अगर आप काटोगे 1 7 से 1 7 कट गया, तो देखो 4 × 22 और 7 × 7 49, 4 × 22 इंटू 49/3 इंटू कितने पॉइंट पे जीरो है 1 2 3, 1000। अब आप आंसर को मैच करिए, देखो 3 से ये कोई वैल्यू कटेगी नहीं पूरी तरीके से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बटे में 3 तो आएगा ही। अब इसके बाद हमें देखना है दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक तक जाएगा दशमलव, अगर आप इसमें देखोगे 2 अंक तक गया है, यहाँ पे देखोगे तो 3 अंक तक दशमलव गया है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग दोगे तो 3 अंक तक आपका दशमलव जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संबंधे 2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा, 3 संबंधे कितना है 2, इसकी 2 लीटर मात्रा और 2 संबंधे 3 के अनुपात वाले दूध और पानी में के द्रव से 3 लीटर मात्रा मिलाया जाता है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इससे हम क्या करते हैं 2 लीटर, इससे हम 3 लीटर, तो अब यहाँ पे कितना मात्रा हो जाएगा 6 संबंधे 4, इसमें कितनी मात्रा हो जाएगी 6 संबंधित 3 तरीके 9, नई मात्रा के नया रेशियो कितना आ जाएगा 6 और 6 कितना हो गया 12 और 9 4 कितना हो गया 13, नया रेशियो कितना हो जाएगा 12 संबंधे 13। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, √3 tan 2θ -3 बराबर 0, तो आपको tan θ sec θ माइनस sin θ का मान आपको निकालना है। अगर यहीं पे आप देखोगे, आप इसको इक्वेट भी कर सकते हो, लेकिन आपका लिखा है √3 tan 2θ -3 बराबर 0, अगर tan 2θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, तो आपका √3 इंटू √3 -3 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ पे 2θ की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 60, 1 θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, थीटा की वैल्यू अगर आप निकाल चुके हो 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब आप रख लो tan 30 कितना होता है
1/√3। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 होता है √3/2। सेक कितना हो जाएगा 2/√3 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3/6। ये कितना आ जाएगा आपका 1/6। ये वैल्यू आपकी आ रही है 1/6। वैल्यू आपका माइनस में आ रहा है, शायद हम कुछ गलती किए हैं। इक्वेशन तो हमें सही लग रहा है लेकिन आपका आंसर भी यहाँ माइनस में दिया नहीं है। अगर हम सही हैं तो आपका आंसर भी यहाँ पे माइनस में देना चाहिए था। 2 में से -3 घटाएंगे तो -1/6 आएगा, लेकिन आपका आंसर दिया है 1/6। अगला क्वेश्चन है आपका 5800 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना क्या करना पड़ रहा है, अर्धवार्षिक। तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 2। चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है, चक्रवृद्धि पे आपका 10% ब्याज दिया है तो दोनों क्वार्टर में 5% का ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि पे 5 और 5 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2 साइकिल में, 5 + 5 + 5 गुणित 5/100 कितना हो जाएगा 10.25। 10.25 आपको ब्याज मिलेगा। तो वर्ष के अंत में दे ब्याज आपको निकालना है। ब्याज निकालना है कितने का 9800 इंटू 10.25 का आपको ब्याज निकालना है। तो अगर आप करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, एक तो पहले 5800 रुपये हो जाएगा, इंटू इसमें क्या है 25% को आप क्या लिख सकते हो 0.25 है, 0.25 को आप लिख सकते हो 1/25। 1/25 अगर आप 1/25 नहीं है 1/4 लिखोगे। 25% को क्या लिखते हो 1/4। आप गुणा करके भी देख सकते हो, हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। तो ये 5800 हो जाएगा क्योंकि 0.25 है, 4 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा 4 दूनी की 8। फिर आपका होगा फिर बचेगा 1 18 4 चौके 16, फिर बच जाएगा 2 5। तो 5800 रुपये में जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1004.5। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, जो आपका मेन था 10.25 वो हम आपको दिखा दिए, बाकी आप कैलकुलेशन करके जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा 1004.50। अगला क्वेश्चन है आपका XYZ की वर्तमान आयु कितना है 44 वर्ष है। वर्तमान औसत आयु दे रखा है आपको 44 वर्ष। इसका मतलब तीनों का योग कितना हो जाएगा 44 गुणित 3। योग कितना होता है, गुणा करेंगे तो 132 आएगा। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई का औसत आयु कितना है 38 वर्ष है। 8 वर्ष पहले, इसका मतलब 2 लोग हैं, 8 साल में कितना और ऐड हो जाएगा 16। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो 16 + 38 दूनी कितना हो गया 8 दूनी की 16, और इसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो 76। 16 और 76 ये कितना हो गया 6 6 12 हो गया, और 7 और 1 8 1 9 92 हो गया। जेड की वर्तमान आयु कितनी है, तीनों का योग कितना था 132, दोनों का 2 का योग कितना आ गया 92। तो एक बचा हुआ है जेड, उसका योग कितना आ जाएगा, दोनों को घटा दो 0, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4। बचा हुआ जो जेड है उसकी आयु कितनी हो गई 40 वर्ष। अगला है आपका, एक दुकानदार 30 केजी की दर पर खरीदेगा 30 केजी चावल और 28 केजी की दर पर खरीदे 40 केजी चावल को मिश्रित करता है और इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को ₹28 पर केजी के दर पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है। निकटतम पूर्णांक या सन्निकट, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, जो भी निकटतम होगा वो आप निकाल लो। सबसे पहले 30 रुपये पर केजी में 30 किलो चावल खरीदा है, मतलब कि 30 गुणित 30 कितने रुपए में खरीद लिया है 900 रुपये में। फिर दूसरा वाला 28 केजी के हिसाब से 40 किलो खरीद लिया है 28 के रेट से। तो आप अगर गुणा करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 चौके 32 और 4 दूनी 8 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11। टोटल कितना हो गया 0 2 0 2। 20 पीस उसने टोटल खर्च किया और बेचा कितना है, पूरे मिश्रण को 28 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। पूरा कितना हो गया 30 किलो ये था, 40 किलो ये, टोटल 70 किलो किस रेट से बेच दिया 28 के रेट से। अब गुणा करोगे 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 1 19।
सीधा दिख रहा है 20-20 की चीज़ को 19-60 में बेचा है, मतलब कि वो हानि हुआ है, लाभ खत्म। अब हानि कितना हुआ है, 20 में से 19-60 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 60। तो आपका बच जाएगा 60 और बटे में कितना, 20 और 20 गुणित 0। आपका पूछा है निकटतम, निकटतम पूछा है तो 20 से लगभग 3 बार में चला जाएगा क्या, 600। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, 2.91 के आसपास। तो लगभग हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 3, क्योंकि आपको पूछा है निकटतम। तो लगभग 3% की क्या हुई है, हानि हुई है। इसके बाद अगला है, आप किसी आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 453.6 मीटर पर स्क्वायर, इसकी एक लंबाई दे रखी है, आयत का परिमाप आपको निकालना है। क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई पहले निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे लेते हैं, 536 अपान कितना 27। ये कितना हो जाएगा, अगर आप काटोगे 9 से काट लोगे, 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, 0 4 50.4, 3 से अगर काटोगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 अठे 24, 16.8 आ गया उसकी चौड़ाई। आपको पूछा परिमाप, परिमाप क्या होता है 2, लंबाई कितनी दे रखी है 27 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है 16.8। अब इसको आप करोगे 2.8, 7 और 6 कितना हो गया 13, और ये हो गया 43.8 में अगर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7 और ये 8, 87.6 मीटर उसकी क्या है, परिमाप है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिर्फ इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप भी कर देते हैं। देखो 15 तियाँ कितना हो गया 45, फिर आपका 9 नवा कितना हो गया 81, 81 9, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और इंटू ब्रैकेट में यह है 49/6 गुणित 7 चौके 7 दूनी 14, 14 में से 16 में से 14 जाएगा, बचेगा 2/7, 2/7 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हो गया 24, और 24 ये हो जाएगा 24/5, भाग को आप गुणा में बदलोगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16 होता है, 8 तरीके 24, 5 3 कितना हो गया 15, और यहीं पे करोगे 7 7 कितना हो गया 49, और ये कट गया आपका 3। तो इधर कितना आएगा 1/9 इंटू ऊपर कितना आ गया है, ऊपर आपका आ गया है 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, 3 गुणित 7 गुणित 3 गुणित 3 बटे की 2। तो यहाँ से 9 से कटेगा ये, तो ओवरऑल कितना आएगा 7/2। सिंप्लीफिकेशन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 3 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई आपको मीटर में निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीनों का यूनिट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन अगर आप आंसर देखोगे, आंसर में सारी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यूनिट का यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। जो भी वैल्यू आपका आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो यूनिट वाला चक्कर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, गोला है, गोला का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई इंटू आर कितना दिया है 3 गुणित 3 गुणित 3 पाई आर क्यूब होता है, और इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया है। तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई, आर कितना है इसका, मोटाई कितनी दी है 4, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2, आर स्क्वायर इंटू एच, आर कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 इंटू एच। अब यहाँ पे इसको इक्वेट करोगे तो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, और 2 है, इससे 4 खत्म, यहाँ बचा क्या है 3 गुणित 3, और इधर बचा है एच, एच बराबर कितना आ गया आपका 9, 9 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया था, mm दिया था, बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सबका वैल्यू क्या है आपका, सब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। दशमलव में कोई वैल्यू नहीं आ रही है कि दशमलव को हम यहाँ पे चेक करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800, 6000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार 6 महीने के औसत खर्च को 4500 करने के लिए परिवार को छठे महीने कितना खर्च करना पड़ेगा। सिंपल सा है, 4500 आपको क्या करना है, औसत करना है। पहले कितना खर्च कर चुका है 4600, लगभग 100 रुपये ज़्यादा खर्च किया पहले महीने। 5600 इसका मतलब 1100 रुपये पहले ज़्यादा खर्चा किया है। 4800 का मतलब 300 रुपये ज़्यादा खर्च किया है।
और 3800, इसका मतलब इस महीने इसने 700 रुपये कम खर्च किया है। और 6000 का मतलब क्या है, 1500 रुपये ज़्यादा खर्च किया है। टोटल अगर आप इसको ऐड करोगे तो 5 8 8 2 10 और ये हो जाएगा 3000। 3000 रुपये वो खर्च कर चुका है। और -700, 3000 में से अगर -700 करोगे तो इसका कितना आ रहा है, 2300 रुपये वो एडवांस अभी है। अब उसको कितना करना है, 4500 रुपये। 4500 रुपये एवरेज करने के लिए 2300 एडवांस है, तो 4500 में अगर आप 2300 घटा दोगे तो ये कितना आएगा, 2200 रुपये। तो 2200 रुपये और खर्च कर देगा तो वो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। लगभग हमने सारे क्वेश्चन को आपको करा दिया है। कोई कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे तो उसको हम नहीं कह सकते, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी। ग्रुप डी का जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है उसको आप ज़रूर अटेंड करिएगा, उससे आपको मालूम चलेगा कि ग्रुप डी में किस लेवल का पेपर आता है। सो थैंक यू।